न्यूट्रिशन वैल्यू इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। आज जो हमारा तीसरा लेक्चर है हॉर्टिकल्चर का, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, और डेली हमारी डाइट के अंदर उन न्यूट्रिशन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और ये कौन डिसाइड करता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी डेली डाइट होती है, जो हमारा जो डेली भोजन होता है, डेली खाना होता है दिन भर का, उसमें हमें क्या क्या चीज कितनी मात्रा में खानी आवश्यक है, और ये कौन बताता है। ये ICMR बताता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताता है। ठीक है, तो मैं पहले डेली डाइट की यहाँ पे बात करता हूं कि जो हमारी डेली डाइट होती है, डेली जो हमारी क्या होती है डाइट होती है, उस डेली डाइट में हमें क्या क्या चीज और कितनी मात्रा में खानी आवश्यक है, ये कौन बताता है। ये बताता है ICMR। ठीक है, ICMR कहां पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। ICMR मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी कोरोना के टाइम पे काफी नाम सुना होगा इसका आपने। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि हमें डेली मात्रा में, डेली हमारे भोजन में कितने कितने मात्रा में क्या क्या चीज खानी चाहिए। तो मैं जो न्यू रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसकी बात करूंगा। न्यू डाटा है ये, ठीक, लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूंगा जो 2021-22 का है। ठीक है, 2021-22 का जो डाटा है, इसमें हमें बताया गया है मतलब क्या क्या चीज हमें कितनी मात्रा में खानी चाहिए, उसके बारे में पहले बात करूंगा, फिर बताएंगे फ्रूट और वेजिटेबल में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो हमारी डेली डाइट होती है, उसके अंदर जो डेली डाइट है हमारी, उसके अंदर हमें सीरियल कितना लेना चाहिए। ठीक है, सीरियल, सीरियल मतलब समझ गए ना, अनाज। जो अनाज है वो कितना खाना आवश्यक है। ICMR कितना रिकमेंड करता है सीरियल, तो कितना रिकमेंड करता है, 240 ग्राम पर डे पर कैपिटा। याद रखना, जो ये रिकमेंडेड डेली डाइट है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की है, पर डे पर कैपिटा। कैपिटा मतलब यहाँ पे सी मतलब कैपिटा है, पर डे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। तो लगभग सीरियल कितना, 240 ग्राम। इसमें सीरियल के अंदर न्यूट्री सीरियल्स भी है। ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स मतलब कि जो हमारे रागी हो गए, जो मिलेट्स आ गए, वो वाली चीज। सीरियल के बाद हमें पल्सेस कितनी लेना चाहिए। पल्सेस की अगर बात करें हम, पल्सेस कितनी होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर। दालें कितनी होनी चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए हमारे जो डेली डाइट है उसके अंदर। दाल होनी चाहिए 90 ग्राम, 90 ग्राम पर डे पर व्यक्ति। ठीक है, ये हमारे पल्सेस हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे भोजन में फ्रूट मतलब फल कितने होने चाहिए। फल कितने होनी चाहिए, कितने ग्राम हमें फल खाना चाहिए एक दिन में, तो 150 ग्राम हमें फल पर डे पर व्यक्ति को खाना चाहिए। ये सामान्य व्यक्ति की बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक बॉडी का जो है ना वो अलग सिस्टम है, किसी को ज्यादा लगता होगा, किसी को कम लगता होगा। ठीक है, लेकिन ICMR ने एक सामान्य व्यक्ति की बात की है, एक जनरल कॉमन मैन की बात की है, एक सामान्य व्यक्ति की बात की है कि उसको इतना लगेगा। ठीक है, अब हम वेजिटेबल की बात करते हैं। वेजिटेबल कितना चाहिए, वेजिटेबल कितना चाहिए, सब्जी, सब्जी कितनी लगेगी एक सामान्य व्यक्ति को पर दिन, ये लगती है 350 ग्राम पर डे पर कैपिटा। क्लियर है। वेजिटेबल के बाद अगर हम बात करें तो और क्या आता है, मिल्क। मिल्क हमें, मिल्क या कर्ड बोल सकते हैं, दही, प्रति व्यक्ति को कितना लेना चाहिए अपने भोजन के अंदर, तो ये लेना चाहिए 300 ml, इसको ml में लिखते हैं, पर डे पर व्यक्ति। कितना, 300 ml उसको दूध पीना चाहिए डेली, सामान्य व्यक्ति को, हम सभी को। ठीक है, मिल्क के बाद चीजें आती है क्या, फिर आता है हमारा सीड एंड नट। सीड एंड नट्स, सीड एंड नट्स हो गया। सीड एंड नट्स जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, हमारा बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सारी चीजें, अखरोट हो गया, ये वाली चीजें, ये कितना खाना चाहिए डेली, ये हमें खाना चाहिए 30 ग्राम पर डे पर व्यक्ति। कितना, 30 ग्राम। और इसके बाद आता है हमारा फैट एंड ऑयल, जो वसा है और जो ऑयल है वो कितना खाना चाहिए। वसा और ऑयल की बात है तो वो हमें खाना चाहिए एज पर दी ICMR रिकमेंडेड 27 ग्राम पर डे पर कैपिटा। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, तो याद रखना ये सब मिलाकर टोटल हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, तो 1187 ग्राम पर डे
पर कैपिटा। ठीक है, कितना? 1187 ग्राम। आप टोटल करके देख लेना, इसका 1187 ग्राम ही आएगा। इतना हमें हमारी डेली डाइट के अंदर होना चाहिए। ये कौन बताता है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ये जो अभी लेटेस्ट वाला डाटा है 21-22 का, उसके अंदर ये बताया गया है। ये डाटा हर बार आता है, हर साल जारी होता है, तो हर साल चेंज हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आपको कि जब भी आप इसको पढ़ें, इसको जरूर अपडेट करें। क्योंकि ये वीडियो तो 1 साल बाद भी रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने बोला लेटेस्ट डाटा है, तो मैंने बोला 21-22 का है, 22-23 का नहीं है। जब भी आप पढ़ो इसको अपडेट करना। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चेक कर लेना एक बार ICMR पे जाके। ठीक है, तो ये चीजें इतनी होनी चाहिए, इतना हमें रिकमेंड किया जाता है कि ये चीज हमारी डाइट के अंदर होनी चाहिए, ICMR करता है। अब आते हैं हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल है, ये हमें रिकमेंड कर रहा है ICMR कि आपको फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है हमारे, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जो फ्रूट्स एंड फल और सब्जियां हैं हमारी, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम अनाज खाते हैं, अनाज से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन आप देखोगे, अगर मैं बात करूं, आप एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करो और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करो, तो यहां आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। आपको जैसे चावल खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट 70% के आसपास मिल जाएगा, प्रोटीन 6 से 7%। गेहूं खाओगे तो लगभग 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा आपको 11-12%। ठीक है, लेकिन ये विटामिन की जब बात आएगी, आपके पास फाइबर की जब बात आएगी, विटामिन, फाइबर और मिनरल की जब बात आएगी, तो विटामिन, फाइबर और मिनरल जो है हमें एग्रीकल्चर क्रॉप से नहीं मिलता है। फैट भी आपको कुछ एक क्रॉप से मिल जाएगा, यहाँ जैसे बाजरा वगैरह में फैट अच्छा पाया जाता है, लेकिन विटामिन और फाइबर की बात है तो विटामिन फाइबर हमें सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही मिलता है। इसलिए ICMR रिकमेंड करता है कि फ्रूट और वेजिटेबल भी खाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब यह फ्रूट और वेजिटेबल कौन कौन से पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। पहली बात करते हैं हम, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा और क्या पाया जाता है? फैट भी होता है, वसा। फिर फैट के अलावा और क्या होता है? वसा का विटामिन्स होते हैं। ठीक है, विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स के अलावा और क्या होता है? विटामिन्स के अलावा होता है फाइबर। फाइबर के अलावा और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो ये कुल 6 जो है मेन पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर और मिनरल्स। इसमें से 3 का जो डिस्कशन आज हम करेंगे, इन 3 का जो डिस्कशन आज के लेक्चर में करेंगे, बाकी 3 का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आता है बच्चों, और मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? किसी चीज को अगर यहीं पे पढ़ रहे हैं तो यहीं पे सारी चीज पढ़ लो, कहीं और पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात करेंगे, विटामिन, फाइबर और मिनरल्स को नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट की आज हम बात करेंगे। चलो कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक चीज जान लो। कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट की हमें पर डे ICMR के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, तो याद रखना मेल फीमेल चाहे जो भी हो 130 ग्राम पर डे पर कैपिटा। 130 ग्राम, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमारी बॉडी को 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रिकमेंड किया जाता है। ICMR के अकॉर्डिंग 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें डेली खाना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम जो मॉलिक्यूल्स होता है उससे कितनी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? एनर्जी सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एनर्जी सोर्स कहा जाता है, या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है ये लिख लेना, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। याद रखना, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। वैसे तो फैट भी क्या है? आप बोलोगे सर 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी?
तो फिर ये क्या है, ये भी प्राइमरी सोर्स है, ये भी क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ये भी क्या है, प्राइमरी सोर्स है। लेकिन ये क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, हमारी जो स्किन है ना, स्किन के नीचे जो परत होती है वो फैट होती है, तो स्टोर्ड एनर्जी है, ये भी प्राइमरी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भी प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, ऊर्जा का जो है ये प्राथमिक सोर्स है। पर इन दोनों में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट ही है, भले ये ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ये कम दे रहा है, बट ये क्यों है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी हम थोड़ा सा बीमार होते हैं, हमें वीकनेस होती है, हमें क्या दिया जाता है, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज पियो, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तुरंत के तुरंत एनर्जी दे देता है। फैट हमें तुरंत एनर्जी नहीं देता। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ठीक, तो हमारी बॉडी को ऊर्जा किससे मिलती है, ग्लाइकोजन से मिलती है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन से भी नहीं मिलेगी, तब हमें क्या मिलती है, फैट से एनर्जी मिलती है। प्राइमरी सोर्स तो है, बट नंबर 1 पे आएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत की तुरंत एनर्जी देता है। जैसे ही आपने ग्लूकोज पिया, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। 1 ग्राम मॉलिक्यूल से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। आईसीएमआर क्या रिकमेंड करता है, 130 ग्राम पर डे पर कैपिटल को क्या खाना चाहिए, कैपिटा को क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उसके भोजन में होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई डिजीज हो तो नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होती है डायबिटीज, मधुमेह। क्या बोला जाता है, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, डायबिटीज बोल देते हैं, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह बीमारी जो किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है तो ऐसे लोगों के अंदर ये मधुमेह या शुगर की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा कि आईसीएमआर कितना रिकमेंड कर रहा है, कितनी एनर्जी मिलती है, प्राइमरी सोर्स होता है फूड को। इसको एक और चीज क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको ह्यूमन फ्यूल कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, ह्यूमन फ्यूल कहा जाता है, जीवों का ईंधन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन फ्यूल कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी हुई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्लियर है, ये बेसिक जानकारी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 इसकी कैटेगरी है, उसमें क्लासीफाई होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी 3 कैटेगरी है। पहली होती है मोनोसेकेराइड, क्या होती है, मोनोसेकेराइड, ये पहली कैटेगरी है, मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, डाइसेकेराइड जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर आता है। अगर मैं लिखूं ना तो ये जो है किसके अंदर आता है, ओलिगोसेकेराइड्स, है ना। ये ओलिगोसेकेराइड्स का ही क्या है, एक प्रकार है। क्योंकि डाइसेकेराइड होगा, ट्राइसेकेराइड होता है, टेट्रासेकेराइड होता है, पेंटासेकेराइड होता है। जो डीएनए आरएनए के अंदर जो शुगर होती है ना, राइबोज शुगर, वो कौन सी होती है, पेंटासेकेराइड होती है। तो वो ओलिगोसेकेराइड का पार्ट, ओलिगोसेकेराइड के अंदर डाई आता है। ओलिगो का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 10 तक ले सकते हो। और यहाँ पे पोली का मतलब होता है मेनी, कई सारे। ठीक है, तो और मोनो का मतलब होता है एक ही। अब मैं आपको थोड़ी सी दोनों के अंदर बेसिक जानकारी बता दूं। इन दोनों के अंदर ये जो दोनों हैं, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, ये दोनों जो होते हैं ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, प्लस दोनों क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। क्या चीज़ याद रखोगे कि ये दोनों जो है वाटर के अंदर, जल के अंदर घुलनशील है, सोल्यूबल होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, ये स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं दोनों। पॉलीसेकेराइड के बारे में बता दूं, पॉलीसेकेराइड जो होता है ये क्या होता है, ये नॉन सोल्यूबल होता है, नॉन वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है और स्वीट भी नहीं होता है। ठीक है, स्वीट भी नहीं होता है, ना तो ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ना ही ये स्वीट होता है। मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब समझ लेना कि ये स्वीट भी नहीं होता है। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कई सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। कई सारे मोनोसेकेराइड अलग अलग प्रकार के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, अलग अलग प्रकार के से मिलकर बना होता है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है ये जो होता है मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड जो है ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट कौन सी है, मोनोसेकेराइड।
क्यों? क्योंकि इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल का अपघटन करवाते हैं तो जल का अपघटन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसको तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो मतलब जो मोनोसेकेराइड है वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जल का अपघटन नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। क्लियर है? इसके अंदर कौन आता है? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज। क्या आएगा? ग्लूकोज। सबसे पहला क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है ये डेक्सट्रोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? डेक्सट्रोज शुगर होती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोज कौन सी शर्करा है, तो ये डेक्सट्रोज शर्करा है, ठीक है। किसके अंदर पाई जाती है, किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है? तो याद रखना ग्रेप्स के अंदर। ग्रेप्स के अंदर जो शुगर होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है। और इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है। ग्रेप्स शुगर भी इसी को कहते हैं। और ये किस ग्रुप के अंदर आता है? तो याद रखना ये किस ग्रुप के अंदर आता है? तो ये एल्डोज ग्रुप के अंदर आता है। एल्डोज ग्रुप के अंदर ये आता है, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें आपको याद रखनी ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के बारे में समझ गए। ग्लूकोज जो है डेक्सट्रोज शुगर होती है। ग्रेप्स याद रखना किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है ग्लूकोज? तो ये ग्रेप्स के अंदर पाई जाती है। ये मेन क्वेश्चन है आपके वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेप शुगर भी कहते हैं, एल्डोज ग्रुप के अंदर ये आती है। सेकेंड बात करते हैं अमन। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड क्या है? सेकेंड जो है ग्लूकोज के बाद आता है हमारा फ्रक्टोज। क्या आता है? फ्रक्टोज। ये भी मेन है, देखो। और फ्रक्टोज के अंदर हम क्या क्या चीज देखेंगे। फ्रक्टोज जो होता है इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। मोस्टली फ्रूट्स के अंदर, सभी फ्रूट्स के अंदर यही शुगर पाई जाती है। कौन सी फ्रूट शुगर? फ्रक्टोज पाई जाती है, ठीक है, फ्रूट शुगर कहते हैं। क्लियर है? ये कीटोज ग्रुप के अंदर आता है। किसके अंदर? ये कीटोज ग्रुप के अंदर आता है। कौन से ग्रुप के अंदर? कीटोज ग्रुप के अंदर। एल्डोज और कीटोज दो ग्रुप होते हैं, तो ये एकमात्र जो फ्रक्टोज है कीटोज के अंदर आता है, बाकी जितने भी आएंगे वो सारे एल्डोज ग्रुप के अंदर आते हैं। फ्रूट शुगर इसको कहते हैं, सभी फ्रूट्स के अंदर यही शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज शुगर। और ये सबसे स्वीटेस्ट होती है। याद रखना कौन सी है ये? सबसे स्वीटेस्ट। ये सबसे स्वीट होती है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। अब सबसे शुगर में नेचुरल की बात कर रहा हूँ। नेचुरल फ्रूट्स के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। वैसे अब आर्टिफिशियली देखोगे तो सेक्रिन जिसके हम बर्फ का गोला खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं, जो कलर डालते हैं जिसके अंदर सेक्रिन मिला हुआ रहता है, जिससे मीठा लगता है, वो सबसे स्वीट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल की बात करें तो सबसे स्वीटेस्ट है कौन सी है? फ्रक्टोज है। क्लियर है? सभी फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, इसलिए फ्रूट शुगर भी कहते हैं। कीटोज ग्रुप के अंदर ये आती है। क्लियर? नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है मेनोज। कौन सी? मेनोज शुगर। अब मेनोज के बारे में बात करें, मेनोज जो है, ठीक है, मेनोज जो है ये क्या है? ये भी एल्डोज ग्रुप के अंदर आती है। और ये किसके अंदर पाई जाती है? बेरीज के अंदर। याद रखना ये भी क्या है? एल्डोज ग्रुप के अंदर पाई जाती है। और ये मोस्टली किसके अंदर पाई जाती है? बेरीज, ठीक है। बेरीज मतलब जैसे कॉर्न बेरीज होती है अपनी, जो जितनी भी बेरीज है आपकी, कॉर्न बेरी है, गूसबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, जितने भी, सबके अंदर क्या पाया जाता है? मेनोज शर्करा पाई जाती है, मेनोज शुगर पाई जाती है। और इसमें एक और लास्ट होती है, वो क्या है? गैलेक्टोज। मैं यहाँ लिख देता हूँ चौथा, ठीक है, चौथा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चौथी जो शर्करा है वो गैलेक्टोज होती है, ठीक है। अब जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज जो है काफी कम इफेक्टिव होती है। बहुत ज्यादा ना तो फलों के अंदर मिलती है, ना ही बहुत ज्यादा वो कहाँ पे? अनाजों के अंदर, ना ही सीरियल के अंदर, ना ही वेजिटेबल के अंदर मिलती है। क्लियर है? तो याद रखना गैलेक्टोज जो है बहुत ही कम इफेक्टिव होती है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। मेजर 3 है, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से अभी अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या? डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड जो होता है ये दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनता है। डाइसेकेराइड कैसे बनेगा? तो दो मोनोसेकेराइड के ऐड होने से। याद रखना यहाँ पे क्या होगा? दो मोनोसेकेराइड क्या होंगे? ऐड होंगे, ठीक है। तो ये किससे बनता है? मोनोसेकेराइड के ऐड होने से। 2 मोनोसेकेराइड्स के, ठीक है। याद रखना कैसे बनेगा? 2 मोनोसेकेराइड जो हैं उनके उनके ऐड होने से ये बनता है। 2 मोनोसेकेराइड के ऐड होने से ये बनता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है।
अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 2 मोनोसेकेराइड के अंदर टूट जाएगा। डाइसेकेराइड जो शर्करा है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर जल अपघटन करते हैं तो वो 2 मोनोसेकेराइड के अंदर टूट जाएगा। 2 ये मोनोसेकेराइड है ना, इनके अंदर टूट जाएगा 2 में। क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 के जुड़ने से वो बना है। फार्मूले की बात करें, मोनोसेकेराइड का फार्मूला क्या होता है? जैसे C6H12O6 होता है, ठीक है। डाइसेकेराइड के फार्मूले की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के अणु क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे यहाँ से। तो डाइसेकेराइड जब बनता है, जब इसका हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 ऐसे में टूट जाएगा। C6H12O6 C6H12O6 2 में टूट जाएगा। 2 किस में? मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से ही बना है। क्लियर है? तो पहली बात करें इसमें, पहला कौन सा है? पहली बात करो, पहला इसमें क्या है? सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। अब ये किससे मिलकर बना है? पहली चीज, ये किससे मिलकर बना है? याद रखना, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है। किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? बीट शुगर भी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? बीट शुगर और टेबल शुगर भी कहते हैं। बीट शुगर और टेबल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीट शुगर और टेबल शुगर भी कहा जाता है। बीट शुगर क्यों कहा जाता है? बीट शुगर क्यों कहा जाता है? बीट शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीट रूट के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? बीट शुगर क्यों कहा जाता है? किस किस में पाई जाती है? बीट रूट के अंदर और शुगर केन के अंदर। तो शुगर केन के अंदर पाई जाती है और बीट रूट के अंदर पाई जाती है। बीट रूट के पाई जाती है इसलिए इसको बीट शुगर भी कहते हैं। और शुगर केन से हम क्या बनाते हैं? चीनी जो हम घर में खाते हैं, हमारी टेबलों पर रखी रहती है, इसलिए इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। समझ गए बात को? चलो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है ग्लूकोज के बाद आता है हमारा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जो है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। यही पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी मिल्क शुगर है? तो लैक्टोज मिल्क शुगर है। और जब हम फर्मेंटेशन करते हैं ना, फर्मेंटेशन करते हैं मिल्क का जो फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो वो लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है, उसी से लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। उसी से लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड से तो हमारा जो दही पनीर वगैरह जमता है, ठीक है। समझ गए ना बात के? जो फर्मेंटेशन होता है किसका होता है? लैक्टोज का होता है। और ये किसके बना होता है? तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का ये बना होता है, ठीक है। याद रखना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज पूछा जाता है। लैक्टोज किसका फॉर्मेशन है? किन 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना है। तीसरा क्या है? तीसरा है माल्टोज। ये किससे मिलकर बना है? तो ये किससे मिलकर बना है? तो याद रखना, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। मतलब ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं होमोडाइसेकेराइड्स। इसको होमोडाइसेकेराइड्स बोल सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज दोनों सेम है, तो 2 से मिलता है तो डाई हो गया, दोनों सेम है तो होमो हो गया। और क्या है? ये डाइसेकेराइड है। तो होमोडाइसेकेराइड क्या है? माल्टोज होमोडाइसेकेराइड है। और किसके अंदर पाई जाती है? तो बार्ले के अंदर, जिससे क्या बनती है? बियर वगैरह बनती है। या हम कह सकते हैं जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। क्लियर है कहानी? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। देखो मैं यहाँ पे अभी हम हॉर्टिकल्चर वाले पॉइंट पे पहुंचे भी नहीं है। हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा? ग्रेप्स में पाई जाती है ना, फ्रूट शुगर होती है। यहाँ हमने शुगर केन बीटरूट के बारे में पढ़ा, मिल्क के बारे में पढ़ा, बार्ले के बारे में पढ़ा। अभी मैं बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट किन फ्रूट्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है और किन वेजिटेबल के अंदर ज्यादा पाया जाता है। मैं डायरेक्ट लिखवा देता कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा रेजिन्स के अंदर, जो सूखा अंगूर होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इधर वेजिटेबल की बात करो तो टोपियोका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन पहले समझ तो ले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड, क्योंकि ये केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है तो यही निपटा लेते हैं ना सारा काम, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तो सिंपल टाइप के हैं, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कई सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। कई सारे, ठीक है, कई सारे मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज से मिलकर बना है तो उसको होमोपॉलीसेकेराइड बोल देते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है और कई सारे ग्लूकोज कई सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा एग्जाम्पल स्टार्च। पहला एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च।
समझ में आ रहा है ना। इसमें सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है, स्टार्च। और जो स्टार्च है ये क्या होता है, ये होमो पॉलीसेकेराइड है। क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड से। क्यों है होमो पॉलीसेकेराइड्स, क्योंकि ये ग्लूकोज से ही बनता है। कई सारे ग्लूकोज आपस में मिलके ये बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, इसलिए इसको होमो पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स तो है, क्यों है, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बना है। किससे, ग्लूकोज से। एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। और ये कहाँ होता है स्टोर, ये स्टोर फूड है, स्टोर फूड ऑफ प्लांट। ये प्लांट का स्टोर फूड होता है, प्लांट के अंदर ये स्टोर होता है। प्लांट का ये क्या होता है, स्टोर फूड होता है। आपने प्लांट देखा है, ये प्लांट जो होता है, ये प्लांट, इस प्लांट के अंदर ये जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स में जो है मोस्टली जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये स्टार्च जो है मोस्टली यहीं पे होता है। ये जो स्टार्च मोस्टली जो होता है वो कहाँ, रूट में होता है। ऊपर स्टेम वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है रूट में स्टोर होता है। तो जो है ये प्लांट का स्टोर फूड होता है स्टार्च। क्लियर है। और ये आपने देखा, आलू खाया है, आलू कभी मीठा लगता है, नहीं लगता है, तो ये मीठा नहीं होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, मीठा नहीं होता है और वाटर के अंदर सोल्यूबल भी नहीं होता है। स्टार्च हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरा पॉलीसेकेराइड की, तो वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज के साथ आपने और भी नाम सुने होंगे, हेमीसेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है। जो हमारा सेल वॉल बनी होती ना, सेल वॉल का जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, जैसे गोल्गी बॉडी आप बनाती है, गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन करती है। जब हम जेनेटिक्स के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप सेल्यूलोज का बना होता है, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन का बना होता है। तो हेमीसेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, लिग्निन भी पॉलीसेकेराइड है, सबके सब पॉलीसेकेराइड है। तो ये सेल्यूलोज जो है ये भी किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर। ठीक है, ये भी स्टोर फूड होता है प्लांट के अंदर। और ये भी क्या होता है, ये भी होता है होमो पॉलीसेकेराइड। याद रखना, ये भी क्या होता है, होमो पॉलीसेकेराइड। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, तीसरा होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तीसरा क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता, ये किसके अंदर पाया जाता है, ये स्टोर फूड होता है एनिमल के अंदर। किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर ये स्टोर फूड होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमें भोजन ऊर्जा किससे मिलती है, ग्लाइकोजन से मिलती है। और ग्लाइकोजन से भी अगर नहीं मिल रही हो तो लास्ट में फिर मिलती किससे, फैट से मिलती है। फैट के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये भी क्या होता है, ये भी होमो पॉलीसेकेराइड है। ये भी क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड है, एक ही प्रकार के सेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की पूरी बेसिक कहानी हो गई। अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या बताने वाला हूं वो देख लो कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट की हमने बेसिक डिस्कशन यहाँ पे किया था। आज हम कितना पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 3 चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा सोर्स की बात करें, सोर्स की बात करें, है ना, सोर्स की अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के, तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट तो किस में पाया जाता है, सीरियल्स के अंदर। मोस्टली तो किस में पाया जाता है, सीरियल्स में, अनाज के अंदर पाया जाता है ना। जैसे उसमें भी आप चावल ले लो और मक्का ले लो, लगभग 70% तक पाया जाता है, सबसे ज्यादा चावल और मक्का के अंदर 70% तक। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फ्रूट और वेजिटेबल। तो सोर्स हमारे क्या होंगे, 2, एक तो हो गया हमारा फ्रूट्स और दूसरा क्या होगा, वेजिटेबल। भाई 2 चीज पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है। तो फ्रूट्स कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो हमारा है रेजिन्स, मतलब हम बोल सकते हैं सूखा अंगूर। सूखा जो अंगूर है उसके अंदर कितना पाया जाता है, कितना पाया जाता है, लगभग कितना पाया जाता है, आप देखना 77.3% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो सूखा अंगूर होता है उसके अंदर। कितना, 77.3%। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट नंबर पे याद रखना। सेकंड पे आपको क्या याद रखना है, ड्राई एप्रिकॉट। ड्राई एप्रिकॉट मतलब यहां हम लिख सकते हैं सूखा खुमानी। सूखा खुमानी, सूखा खुमानी याद रखना है, खुमानी। इसके अंदर होता है 72.8% क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट और सेकंड 2 आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का रिचेस्ट सोर्स वाला फ्रूट कौन सा है, तो सूखा अंगूर और ड्राई एप्रिकॉट। लेकिन ये दोनों क्या है, प्रोसेस वाले हैं, है ना।
ये प्रोसेस है। अंगूर से रेजिन्स बनता है, सूखा अंगूर बनता है, और ड्राई एप्रिकॉट से ड्राई एप्रिकॉट सूखा जो है खुमारी बनती है। अगर आपसे पूछ जाए कि फ्रेश फ्रूट्स के अंदर, फ्रेश फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स में आपको एक ही पूछा जाएगा। फ्रेश फ्रूट्स की अगर बात करें, फ्रेश फ्रूट की, तो उसमें बनाना का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनाना के अंदर होता है 36.4% कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि बनाना जो है अक्सर हम यूज में लेते हैं, अक्सर हम खाने में लेते हैं, और बनाना हम जनरली हम प्रीफर करते हैं। तो बनाना के अंदर जो है फ्रेश फ्रूट में लगभग 36% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये आपको परसेंटेज से ही याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेजिटेबल की अगर बात करें, किस वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो होता है हमारा कसावा। कसावा बोलो या टोपियोका। टोपियोका मतलब साबूदाना, है ना। साबूदाना नाम सुना ना, जिसका हम व्रत में खाते हैं, जब हम उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, तो साबूदाना की खिचड़ी भी बनाते हैं, साबूदाना की खीर भी बनाते हैं, है ना। तो कसावा के अंदर होता है कितना, लगभग 38.1% के आसपास। दूसरा हम बात करें, कसावा के अलावा किसमें होता है, कसावा टोपियोका साबूदाना में 38.1% होता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट। और सेकंड जो है कार्बोहाइड्रेट कसावा के अलावा 28.1% होता है। नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है, मेरे को रिकॉल करने दो, ठीक है। रेजिन्स हो गया, ड्राई एप्रिकॉट्स हो गया, कसावा के अंदर हो गया। कसावा के बाद क्या आता है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर, ठीक है, स्वीट पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो के बाद आता है पोटैटो। तो याद रखना, कसावा के अंदर 38.1% और स्वीट पोटैटो में होता है 28.1%। तो वेजिटेबल में दो सोर्स है, क्या, कसावा और स्वीट पोटैटो। क्लियर है। तो ये सोर्स हो गई जो आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर काम का है, उसके पहले जो है बायोकेमिस्ट्री के काम का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सेकेंड, प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन की बात करें तो हमें कितना प्रोटीन चाहिए, यहां पे ले लेते हैं, पर डे पर कैपिटा। अगर मैं मेल की बात करूं, मेल में चाहिए लगभग 54 ग्राम पर डे, और फीमेल में चाहिए 45 ग्राम पर डे। किसके द्वारा, ICMR के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 54 ग्राम, और जो फीमेल है उनको 45 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब प्रोटीन बना किससे होता है, तो जो प्रोटीन बना होता है, याद रखना किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। देखो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसमें से तीन मैं बात करूं, कार्बन लगभग 50% तक होता है, हाइड्रोजन लगभग 7% होता है, ऑक्सीजन 23% होता है, और ये तीनों के तीनों कौन से प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब हमारी बॉडी का ढांचा बनाने का काम करते हैं। प्लांट का भी ढांचा बनाते हैं ना, जैसे ये CHO क्या बताते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का ढांचा बनाने का काम करता है। तो ये CHO जो है मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो है लगभग 16% तक होता है, सल्फर आप देखोगे 0.3% तक होता है, फास्फोरस जो है 1 से लेकर 3% तक आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हमें समझ में आ रहा है, अभी बताऊंगा आपको, सारी कहानी क्लियर होगी कि प्रोटीन बनता कैसे है, मेल के अंदर कितना हो गया, फीमेल के अंदर कितना हो गया, और प्रोटीन CHONSSP से मिलकर बनता है। और ये तीन जो है मेन है, देखो 50, 23 और 7 ये स्ट्रक्चर एलिमेंट है। मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी का क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। प्रोटीन हमारी बॉडी का कौन सा, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। क्या काम करता है, तो हमारी बॉडी में मसल्स और स्केलेटन, स्केलेटल मतलब हमारी बॉडी का ढांचा बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, हमारी मसल्स हो गई, हमारी बॉडी का ढांचा मतलब जो स्केलेटन हो गया, हमारी जो हड्डियां हैं किस तरीके से बनी हुई है ये, और साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारे टिश्यूज जो बने हुए होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो कई सारी सेल्स डेड होती है और कई सारी सेल नहीं बनती है, तो ये कई सारी सेल नहीं बनती है, इसको काम पे कौन लगाता है, प्रोटीन लगाता है, ठीक है।
याद रखना। तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब मसल और स्केलेटन बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज समझनी है कि यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन। याद रखना, ये जो मेन एलिमेंट है, ये मेन एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। क्यों है नाइट्रोजन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से क्या बनता है, इस नाइट्रोजन से बनते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, क्या बनते हैं, एमिनो एसिड। और हमारी बॉडी के अंदर कितने एमिनो एसिड की जरूरत होती है, कितने एमिनो एसिड की जरूरत होती है, 20। उसमें से 10 हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज करती है, 10 हमारी बॉडी में बनते हैं, और 10 जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं। असेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती है, हमें भोजन के रूप में लेने पड़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है वो अमीनो एसिड बनाता है, और ये जो एमिनो एसिड आपस में मिलकर, ये जो एमिनो एसिड जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और ये जो एमिनो एसिड जो आपस में जुड़ते कैसे हैं, या याद रखना, जैसे मान लो मैंने C लिखा, फिर OH लिखा, फिर NO2 लिखा, तो ये जो प्रोटीन एमिनो एसिड जो है ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, तो ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। याद रखना, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। समझ में आया, ये जो एमिनो एसिड जो है आपस में किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी साथ में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी ना सर हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि जो पढ़ना है यही पढ़ लो ना, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो हमें पढ़ना ही हॉर्टिकल्चर में। क्या डायरेक्ट लिखवा दूँ कि किस फ्रूट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किस में वेजिटेबल, किस वेजिटेबल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, सारा ही निपटाओ ना। डाइट भी पढ़ ली हमने, कितनी चाहिए। स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये हमारी बॉडी के मसल्स वगैरह का काम करता है। और मैं बताता हूँ आपको प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये एसिड को बेसिक में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये एसिड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, बेसिक के अंदर। ठीक है, एसिड को बेसिक के अंदर कन्वर्ट करता है। देखो, जब हम भोजन खाते हैं, भोजन जो होता है हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। जब वो हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है, जब छोटी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जाता है, तो वहाँ पर एक जो है लिक्विड या फिर जूस निकलता है, जठर जूस जिसको कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। वो जो जूस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और वो क्या काम करता है, जो हमारा एसिडिक नेचर का फूड होता है उसको बेसिक नेचर में, मतलब जो अम्लीय नेचर का होता है उसको क्षारीय नेचर में बदल देता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एसिडिटी बनने लगती है। समझ में आ रहा क्या बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, या जिसको हम बोलते हैं ना तेजाब बनने लगता है। तो प्रोटीन क्या काम करता है, एसिड को बेसिक के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और अगर बात करूं इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। ठीक है, डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है प्रोटीन के, प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इसकी डिफिशियंसी से पहली डिजीज तो होती है क्वासी-ऑर्कर। क्वासी-ऑर्कर डिजीज जो होती है वो बच्चों में होती है, और क्वासी-ऑर्कर डिजीज जो होती है वो कहाँ होती है, धान खाने वाले क्षेत्र में, धान खाने वाले क्षेत्र में होती है, जहाँ पर चावल खाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ चावल खाया जाता है, उस क्षेत्र में सामान्यतः लोगों को क्वासी-ऑर्कर डिजीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धान खाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चावल खाया जाएगा, तो उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। हम लोग जानते हैं राइस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो लगभग 6 से 7% होता है, 6 से 7%, या आप बोल सकते हो जो ब्राउन राइस होता है उसमें 7.9%, या इसलिए आप 6 से 8% तक बोल सकते हो कि राइस में जो प्रोटीन होता है वो केवल 6 से 8% तक होता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली आप चावल ही चावल खाओगे तो आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स के अंदर राइस में ही सबसे कम प्रोटीन होता है, बाकी सब में 10 से 12%, 12 से 14% तक होता है। तो धान खाने वाले क्षेत्रों में क्वासी-ऑर्कर डिजीज होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की वहां पर कमी हो जाती है। सेकेंड डिजीज जो होती है वो होती है मरासमस डिजीज होती है। ठीक है, मरासमस डिजीज हो जाती है। तीसरी डिजीज जो होती है वो होती है कैचेक्सिया होती है। तो 3 डिजीज होती है, क्वासी-ऑर्कर, मरासमस और कैचेक्सिया डिजीज होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। तो 3 डिजीज आपको याद रखनी है। और हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना जो पल्सेस होती है,
जो पल्सेस होती है वो रिच सोर्स होती है प्रोटीन की, रिच सोर्स होती है प्रोटीन की। क्यों होती है भैया? प्रोटीन की रिच सोर्स होती है, क्यों होती है? पल्सेस प्रोटीन की रिच सोर्स क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, प्रोटीन की रिच सोर्स क्यों होती है कि जो पल्सेस है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का क्या करती है, फिक्सेशन करती है अपने नोड्यूल्स में, यहाँ पर घाटे बनाती है, लो हीमोग्लोबिन। ये क्या करती है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और ये नाइट्रोजन क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, और एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। तो कहानी समझ में आई। पल्सेस के अंदर जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में क्यों पाया जाता है? क्योंकि पल्सेस जो है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, और एमिनो एसिड से क्या बनता है, ये आपस में पेप्टाइड जोन से बने रहते हैं, और ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए पल्सेस के अंदर प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम फ्रूट्स की, किन फ्रूट्स में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, किस फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है और किस वेजिटेबल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा केसव नट। केसव नट जो है फर्स्ट नंबर पे है प्रोटीन के मामले में फ्रूट्स में। ठीक है, केसव नट। केसव नट के बाद आप लिखो आलमंड। केसव नट के बाद आलमंड, ये जो है प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। वेजिटेबल में बात करो तो लीमा बीन, लीमा बीन, और सेकेंड नंबर पर है पी। लीमा बीन में कितना होता है, 7.9%, पी में होता है 7.2%। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर पी के अंदर हमने फील्ड क्रॉप में पढ़ा है 22.1% होता है। ठीक है, 23% होता है, लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर है। ये जो है ये कौन सी है, दाल की बात हो रही है। फील्ड क्रॉप के अंदर जो हम पी पढ़ते हैं उसकी जब हम दाल बनाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो है वो परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है प्रोटीन का। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, गार्डन पी की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, और हरे मटर की बात कर रहे हैं, उसमें 7.2% होता है। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर हमने यहाँ पे कर दिया है। तो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक आपको याद रखना है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे लीमा है, सेकंड पोजीशन पे पी है। क्लियर है? कितना पाया जाता है, तो यहाँ पे मैं इसकी वो भी लिख देता हूँ, 21.2% तो केसव नट होता है, और 20.8% या 88% जो क्या होता है, आलमंड होता है, के अंदर प्रोटीन होता है। केसव नट में 21.2%, आलमंड में 20.8%, लीमा में 7.9%, पी में होता है 7.2%। तो प्रोटीन की कहानी यहाँ पर खत्म। क्लियर? प्रोटीन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे फैट। क्या पढ़ेंगे, फैट, वसा, क्या बोला जाता है हिंदी में, वसा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बाकी 3 का कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो देखो, प्रोटीन में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 1 ग्राम से कितनी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, किससे, प्रोटीन से भी। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। मैं बता दूं आपको, प्रोटीन जो होता है ये प्राइमरी सोर्स नहीं होता है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स किसका है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, हमारी मसल्स और बॉडी बनाने का काम करता है, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स का डेवलपमेंट होता है उसका काम करता है। ठीक, ग्रोथ का काम करता है ये। ठीक है, तो ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स नहीं है, सेकेंडरी सोर्स होता है। आप बोलोगे कि सर कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, प्रोटीन में भी 4 किलो मिल रही है, तो वो प्राइमरी सोर्स है, ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है भाई कि अगर प्रोटीन को आप ऊर्जा बनाने में लगा दोगे, प्रोटीन को कहाँ लगा दिया आपने, एनर्जी बनाने के काम में लगा दिया, तो फिर ये वाला काम नहीं कर पाएगा। कौन सा, मसल्स और स्केलेटन, जो हमारी जो ढांचा है ये नहीं बना पाएगा, जिससे हमारा शरीर जो है कमजोर होगा, कमजोरी आएगी, और इस प्रकार की डिजीज का हमें सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको एनर्जी में लगा दिया तो फिर ये वाला काम नहीं करेगा ये, इसलिए हम इसको इसी में लगाते हैं, ये वाला काम इससे नहीं करवाते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, अब बात करते हैं फैट की। देखो, फैट की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में या हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊं आपको, फैट लगभग चाहिए 25 से 45 ग्राम। कितना चाहिए, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो डेली रिक्वायरमेंट है कितनी है, 25 से 45 ग्राम की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर। ठीक है,
चलो, अब जो फैट होता है वो फैट कितनी एनर्जी देता है? तो फैट जो है वो एनर्जी कितनी देता है? 1 ग्राम फैट के मॉलिक्यूल से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट से कितनी ज़्यादा है? जो CHO से कितनी ज़्यादा है? 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है? CHO से 1.5 टाइम्स, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 4 मिल रही है, 9.3 मिल रही है, तो 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है वसा से। तो यहाँ पे वसा भी क्या हो गया? ये भी प्राइमरी सोर्स है, ये भी क्या है? प्राइमरी सोर्स है किसका? एनर्जी का। लेकिन ये जो है ये कौन सी एनर्जी है? ये स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। ये भंडारित ऊर्जा इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। हमारी जो स्किन है ना, ये स्किन, इस स्किन के नीचे एक परत बनी हुई है, वो परत किसकी होती है? फैट की बनी होती है। और ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारी सुरक्षा का काम करता है, हमारी स्किन की सुरक्षा का काम करता है। कौन सा? फैट। तो फैट जो होता है ना, ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट, या हमारी जो बॉडी होती है इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो फैट जो है ये प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है? प्रोटेक्ट, या फिर फैट जो है कहाँ पाया जाता है? फाउंड बिलो स्किन। कहाँ? हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, और ये इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करने का काम है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये। अब जैसे ये हमारी बॉडी के नीचे फैट, स्किन के नीचे पाया जाता है फैट, तो फैट हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। क्या करता है ये? बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है फैट। कैसे? जैसे मान लो अभी धूप में आप बाहर निकलोगे तो आपकी स्किन से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। पसीना क्यों निकलता है? पसीना जो निकालने का काम करता है वो फैट ही करता है। जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी क्या रहती है? मेंटेन रहती है, एग्जॉस्ट नहीं होती। ठीक है। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड में हम क्या करते हैं? कपकपाते हैं। हमें ठंडी लगती है तो हम ऐसे कपकपाते हैं। ये कपकपाने का काम भी फैट ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब हम कपकपाते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, कपकपाने से एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। क्लियर है? चलो, इससे डिजीज कौन सी हो सकती है? इससे डिजीज कौन सी हो सकती है बच्चों? डिजीज जो होती है इससे वो कौन सी होती है? वो होती है मोटापा। मोटापा हो सकता है। हार्ट अटैक तो मैं नहीं बोलूँगा, मोटापा ही बोलूँगा। और मोटापा किसकी वजह से? जब बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? फैट इंक्रीज हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जब फैट बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, और मोटापा होने की वजह से हमारी जो हार्ट की नसें होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मोटापा होने के बाद ही नसें ब्लॉक हो। एक सामान्य मशीन, जैसे मैं दिख रहा हूँ, मैं कोई एक नॉर्मल बॉडी है मेरी, अगर फैट की वजह से मेरी बॉडी के अंदर भी मेरी जो वेन्स है, जो नसें हैं, वो ब्लॉक हो सकती है। उसके लिए मोटापा होना जरूरी नहीं है। तो मोटापा एक डिजीज है जो फैट की वजह से ही होता है, और फैट की वजह से ही क्या होती है? जो नसें होती है वो ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। क्लियर है? अब हम इसकी बात करते हैं सोर्स की। क्या बात करते हैं? सोर्स, फैट का सोर्स है ना। तो फैट के सोर्स में हमारे पास दो चीज़ें, एक तो क्या है? फ्रूट और वेजिटेबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्रूट की बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे वेजिटेबल की। दूसरी बात किसकी करेंगे? वेजिटेबल की। क्लियर है? तो ऐसे कौन से फ्रूट है जिसके अंदर फैट सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो फर्स्ट नंबर पे है वालनट। वालनट मतलब अखरोट। ठीक है, कितना होता है? तो 64.5%, याद रख लीजिए, फर्स्ट। सेकेंड होता है वालनट के बाद आलमंड। आलमंड मतलब बादाम। इसमें कितना होता है? तो 58.9% तक होता है क्या? फैट। अब ध्यान रखना कि वेजिटेबल जो होता है वो लगभग नेग्लिजिएबल होता है। नेग्लिजिएबल होता है इसके अंदर फैट, नेग्लिजिएबल होता ही नहीं है। इसलिए जो बोलते हैं ना, जिसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप क्या खाइए? वेजिटेबल खाइए, सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें फैट न के बराबर होता है।
तो उनको रिकमेंड किया जाता है, जिनका फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप हरी पत्तियाँ हरी सब्जियाँ खाइए। फिर भी अगर बात करें तो यहाँ पर किसमें होता है तो पालक के अंदर लगभग 1.4 मिलीग्राम पर ग्राम होता है, पर 100 ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और दूसरा आ जाएगा फैट आपको पोटैटो में होता है 1.18 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना क्या चीज़ पढ़ी हमने, क्या चीज़ नहीं पढ़ी। तो ये फैट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि न्यूट्रिशनल इन फूड्स में हमने डेली डाइट पढ़ी कि हमारी भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और कितनी मात्रा में होनी चाहिए। ये ICMR बताता है, न्यू दिल्ली में है ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताता है। और उसके अकॉर्डिंग सीरियल्स कितना लेना है, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सीड और नट्स, फैट और सीड टोटल कितना लेना है ये पढ़ा। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल में कौन कौन से होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है जो हमने पढ़ा, प्रोटीन के बाद हमने फैट पढ़ा, फैट के बाद क्या होता है, फाइबर होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया, बेसिक जानकारी, सोर्स भी हमने पढ़ लिए। 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनके बारे में पढ़ लिया। फिर हमने प्रोटीन शुरू किया, प्रोटीन के बारे में पूरा डिस्कस किया। देन हमने फैट के बारे में पूरा डिस्कस किया। क्लियर है? आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का मतलब क्या, आपको फाइबर पढ़ाऊंगा, मिनरल पढ़ाऊंगा और विटामिन, क्योंकि विटामिन थोड़ा बड़ा है इसलिए कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर लेक्चर पसंद आया है, मजा आया है पढ़ने में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि सिर्फ कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।